हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। अगर आपको क्लास 10 साइंस में कुछ नहीं आता तो ये वीडियो देखकर आप 90% मार्क अचीव कर सकते हो। मैं आज आप लोगों को 60 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं, आपको इससे ज्यादा ही प्रश्न मिल जाएंगे और आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। यहां मैं आपको दिखा दूं, यहां देख सकते हो अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को देख सकते हो। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। यहां देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके सामने सारे लगे हुए हैं, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और साइंस की अब आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को बनाया हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। पहला प्रश्न, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। यहां लिखा हुआ Fe2O3 प्लस 2Al, यानी कि फिर यहां Al2O3 हो जाता है एंड प्लस 2Fe, यानी कि 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके पास ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है। यहां देखो जो Al2 है ये इसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि जो Fe है उसको मतलब ट्रांसफर कर दिया इधर 2Fe को। तो इसीलिए ये आपका होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि यहां जो होता है विस्थापित हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है, यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि ए वाला 0, बी 1 एंड सी है 7 एंड डी है 14। तो अब आप लोग बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो स्टूडेंट, आज मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखो शुद्ध जल का पीएच मान वैसे तो आपको पता होगा कि 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। देखो जो जल होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता। अगर आप 7 पे रहोगे तो कोई स्वाद नहीं रहेगा, इधर जाओगे आपका क्षारीय हो जाएगा। 7 से लेकर 14 तक पीएच मान है, और इधर अगर आप 0 से 7 तक जाओगे अम्लीय और 7 से 14 तक जाओगे क्षारीय। इधर बहुत ज्यादा खट्टा रहेगा, इधर बहुत ज्यादा कड़वा रहेगा, लेकिन बीच में जो जल है ये इसमें कुछ स्वाद नहीं होता। तो ये आपका जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है एंटीमनी है, यानी कि जो एंटीमनी है वो क्या है। ए है धातु, बी है आधातु, सी है उपधातु, डी है मिश्र धातु। तो हमेशा आप याद रखना जो एंटीमनी है वो है उपधातु। क्या है? उपधातु। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में हो। और ध्यान से देखना, अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मार्क अचीव कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है कि ब्यूटेनोन चतुर्थ जो आपका कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है। देखो यहां जो है नोन लगा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नोन। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है, या फिर बी है एल्डिहाइड समूह, या सी है कीटोन समूह, या फिर डी है अल्कोहल समूह। तो इन चारों में देखो नोन किस में लगा हुआ है, इसमें भी वही देखो पीछे ओन लगा हुआ है इसमें भी, तो इसीलिए आपका सही हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप धीरे से ध्यान से समझोगे तो कुछ हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि पादपों में जो वायु प्रदूषण है कम करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें आपको वायु प्रदूषण कम करना है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रक्रिया है? ए आपका है श्वसन, बी आपका है वाष्पोत्सर्जन, सी आपका है प्रकाश संश्लेषण, डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो पादपों में जो वायु प्रदूषण है वो कम करने की क्रिया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। याद रखना हर एक क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों में वायु प्रदूषण कम किया जाता है। ओके, याद रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आप याद रखते हो तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बोर्ड एग्जाम के देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में। जो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि जो मनुष्य में वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए पोषण, बी है उत्सर्जन, सी है श्वसन, डी है परिवहन। तो वृक्क किससे संबंधित है? आपको मैंने पढ़ाया था, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो यहां जो आपका उत्सर्जन है उसमें मैंने बताया था वृक्क के कार्य बहुत अच्छे से, और आपका ये जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है क्योंकि ये एक उत्सर्जी अंग है वृक्क। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है? ए है अमीबा में, बी है आपका
जो आपका प्लामोडियम में, या फिर सी है ईस्ट में एंड डी है लेशमेनिया में। ठीक है, तो आप लोग बताओ कौन सा सही है? आपका अमीबा सही है, या प्लाज्मोडियम सही है, या ईस्ट सही है, या लेशमेनिया सही है? तो यहां आपको मैं बताता चलता हूं, ये आपका जो ईस्ट है ये बिल्कुल सही है। जो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। अगला देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को ध्यान से केवल देखने हैं। उद्यान मटर जो है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, यानी कि जो आपका मटर है उसमें प्रभावी लक्षण होते हैं और अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो यहां आपके 4 ऑप्शंस हैं, लंबे तने, वी है झुर्रीदार बीज, सी है गोल बीज एंड डी है फैली हुई बीज। तो यहां आपको बताना है कि इसमें से जो आपका अप्रभावी लक्षण है वो कौन सा है। तो यहां से जो आपका अप्रभावी लक्षण है वो है झुर्रीदार। इसका झुर्रीदार का होता है लंबा, लेकिन लंबा का जो ये है प्रभावी लक्षण, लेकिन जो अप्रभावी है वो झुर्रीदार होता है। तो ये आपका एक अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हर एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि यहां पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक एंड डी है मिट्टी। तो यहां से अगर आपको सही आंसर बताया जाए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो वो है आपकी मिट्टी। मिट्टी भाई लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपका मिट्टी हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। सारे आपको क्वेश्चन यार नोट कर लेने हैं, एक छोटा सा नोट्स बना लो साइंस का और सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखो क्या पूछ रहा है ध्यान से, कि निर्वात में, यानी कि यहां अब आप लोग देखो ध्यान, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल होगी जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। आप लोग एक काम करो, जो 3 × 10⁸ लिखा हुआ है इसमें आप 1.5 से मल्टीप्लाई भाग दे दो, फिर ये आपका 1.5 यानी कि 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 × 10⁸ आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यही होगा। ओके, तो चलो फिर टिक मार लो जहीं भी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कौन सा है आपका सही है। ठीक है, आपको केवल ये जो 1.5 आपका अपवर्तनांक है इससे भाग दे देना है। अगर आपको जो आपका प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप लोग जो आपका ये 1.5 है इसी से आप भाग दे दो, आ जाएगा जो प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगला देखो जो आपका है क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या पूछ रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि स्वस्थ आंख जिसका होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी सेंटीमीटर होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो अगर आपसे दूर पूछता तो इनफाइनाइट होता, लेकिन यहां निकट पूछा गया है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम सबसे ज्यादा न्यूनतम जहां से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक है, यानी कि जो आपका विद्युत आवेश होता है, यानी कि आपका विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक आपको पता होगा। वैसे आपके ऑप्शन है ए जूल, वी है कुलाम, सी है वोल्ट एंड डी है एम्पियर। तो वैसे अगर विद्युत आवेश की बात की जाए तो इसका जो आपका होता है कुलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कुलाम। हमेशा याद रखना, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। जो एक गतिमान कण होता है वो आवेश उत्पन्न करता है, ए केवल चुंबकीय क्षेत्र में, वी केवल विद्युत क्षेत्र में, या चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में, या कोई नहीं। तो अगर कोई भी गतिमान आवेश है, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र। तो यहां से आपका ये दोनों सही है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखो यहां क्वेश्चन नंबर 14 कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत है, ए पवन ऊर्जा, वी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला या पेट्रोल, या डी है आपका जल विद्युत। तो आपका ये जो कोयला और पेट्रोल है ये एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो यहां से मैंने आपको 14 वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, और आई होप कि आप नोट भी कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो। मैं आपको पहले क्वेश्चन से दिखा देता हूं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ठीक है। फिर यहाँ 5वां प्रश्न आप देख लो, ठीक है।
छठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, ठीक है। और आगे अभी आपको मिल जाएगा यहाँ 10वां प्रश्न आपको यहां मिल जाएगा, फिर 11 प्रश्न, 12 प्रश्न, 13 प्रश्न, 14 प्रश्न। तो आप सारे प्रश्न को नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो अब हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस को, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यहां देखो। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मैं बता दूं, पहला प्रश्न पहले ही चैप्टर से है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ क्यों किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाता है तो उसे साफ क्यों किया जाता है। सबसे पहले आप समझ लो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन किसी के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, क्योंकि वायु में हमेशा ऑक्सीजन रहता है। तो वो जब परत चढ़ जाती है और ये जब परत उसके ऊपर चढ़ जाएगी तो ये जलता नहीं है। अगर आप उसे जलाओ तो वो जलेगा नहीं। उसको जब तक आप रेगमाल से रगड़ कर साफ नहीं कर लोगे तब तक वो नहीं जलेगा। केवल आपको मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपको रगड़ रगड़ कर साफ कर देना है, वही आपका रीजन है, इसीलिए हम लोग साफ करते हैं। जैसे मैं आपको लिख कर समझाता हूं, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए, ठीक है, दहन से पहले इसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया कि जब आपका ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल्दी जलता नहीं है। तो उसको अगर जलाना है अगर आपको, तो उसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लो, केवल मैग्नीशियम बचे तो आप उससे फिर जलाओ, फिर आराम से जल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन सही है। देखो, लाइक एज सभी के घर में लोहे की वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई भी खिड़की लगा हो तो उसे भी पेंट कर दिया जाता है, लोहे की वस्तु का लगा हो, ठीक है। या फिर कोई और भी दरवाजा लगा हो उसे भी पेंट कर दिया जाता है। कोई भी आपका कोई चीज हो, ठीक है। क्यों पेंट कर दिया जाता है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो आपका लोहा होता है उसमें जंग लगने लगता है अगर आप पेंट नहीं करोगे। अब जब वो जंग लगेगा तो होगा क्या, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अगर हम लोहे की वस्तुओं पर क्या करें, पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती तथा जंग लगने से बच जाता है। और अगर हम उसे पेंट कर देते हैं तो जो आपका वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है व फिर नमी है उससे इनकी अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया अगर नहीं होगी तो फिर ये क्या होंगे, ये आप जंग नहीं लगेंगे, और जंग नहीं लगेंगे तो ये संक्षारित नहीं होंगी। संक्षारित होने का अर्थ है कि खत्म होना, खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, वो परत परत उजड़ने लगती हैं, फिर वो खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आश्रित जल, जो आपका आश्रित जल है तथा विद्युत जल चालन क्यों नहीं होता। यानी कि आश्रित जल या फिर विद्युत का चालन क्यों नहीं करती जबकि वर्षा का जल में होता है। यानी कि अगर यहां बात की गई है जो आश्रित जल है उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। लाइक इज करंट, अगर आप आश्रित जल में करंट डालोगे तो वो उसमें करंट नहीं पैदा होगा, लेकिन अगर हम वर्षा की जल जो होता है उसमें करंट पैदा होता है। तो बहुत इजी आपको मैं समझाता हूं इसका आंसर कि आश्रित जल जो होता है विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा के जल में होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आश्रित जल है इसमें H+ आयन अलग नहीं होते। यानी कि जो आश्रित जल है उसमें जो H+ आयन होते हैं वो अलग नहीं होते, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन आसानी से अलग हो जाते हैं और ये H+ आयन ही विद्युत का चालन करती हैं। जब वर्षा होती है तो इसमें से जो आपका वर्षा का जल है उसमें से H+ आयन आसानी से अलग हो जाते हैं। तो ये जब अलग हो जाते हैं तो फिर इसमें विद्युत का चालन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो आयन है इसी के कारण विद्युत का चालन होता है। और जो आश्रित जल होता है इसमें H+ आयन जो होता है वो अलग जल्दी नहीं होता, इसीलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ है कॉपर के 2 प्रमुख ऑक्साइड या फिर अयस्कों के नाम लिखो। यानी कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है। अब देखो इनके जो अयस्क हैं वो है सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं वो है सल्फाइड अयस्क और
ऑक्साइड एस्क। लेकिन सल्फाइड एस्क का जो उदाहरण है वो कॉपर ग्लैंस और ऑक्साइड एस्क का उदाहरण है क्यूप्राइड। अब आप सल्फाइड एस्क में देखोगे लास्ट में एस जुड़ा रहेगा, ऑक्साइड में ओ जुड़ा रहेगा, क्योंकि एस से होता है सल्फाइड, ओ से होता है ऑक्साइड। तो यहां से अगर आपको सल्फाइड एस्क, अगर आप यहां फार्मूला Cu2S ही रखना है, क्योंकि एस अगर लगा रहेगा तभी सल्फाइड एस्क होगा, और यहां ओ लगा हुआ है लास्ट में, इसीलिए ऑक्साइड एस्क है। तो यहां से आपको पता चला कि सल्फाइड एस्क और इसका उदाहरण है कॉपर ग्लैंस, जो कि Cu2S ये आपका सूत्र है कॉपर ग्लैंस का, और ऑक्साइड एस्क जिसका उदाहरण है क्यूप्राइड और इसका सूत्र है Cu2O। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया होगा सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 से फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, पहले ये समझो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी कि जो एथिल अल्कोहल होता है उसके 2 प्रमुख उपयोग लिखना है। तो एथिल अल्कोहल का पहला उपयोग है शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में। शराब जो होता है वो अल्कोहल से बनता है, उसमें सीधा लिखा रहता है कि इतना % अल्कोहल है। तो आपको पता चला कि शराब भी बनाया जाता है इससे, और अन्य जो अल्कोहलीय पदार्थ होते हैं उन्हें भी बनाया जाता है पीने के लिए। दूसरा है यह अच्छा विलायक है, जो आपका ये है एथिल अल्कोहल, ये एक बहुत अच्छा विलायक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी है। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि शराब जो होता है वो अल्कोहल से बनता है, तो शराब भी बनाया जाता है और अन्य जो अल्कोहलीय पेय पदार्थ हैं उन्हें भी बनाया जाता है। और दूसरा है यह जो है एक अच्छा विलायक है, तो अच्छा विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी कि अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है, आखिर क्यों पाया जाता है, उनका क्या कार्य है, क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। तो हमारे जो अमाशय हैं, अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें HCl पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। लाइक ये अम्ल जो होता है ये एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, और ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। देखो जो अम्ल होता है बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्रकार से कीटाणुओं को लिए हानिकारक होता है, उन्हें तुरंत नष्ट कर देता है। तो यही इसीलिए हमारे आमाशय में HCl की मात्रा होती है, और HCl होता है तो ये क्या होता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो मतलब हमारे भोजन में कीटाणु उपस्थित होते हैं उन्हें भी नष्ट करता है। ये है भैया आमाशय में अम्ल की भूमिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि जो आपका द्विखंडन है तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हो? जो आपका द्विखंडन है और बहुखंडन है, इससे आप क्या समझते हो? आपको अच्छे से बताना है। द्विखंडन आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि द्विखंडन मतलब 2 खंड, यानी कि 2 खंड होना। द्विखंडन में केवल एक चीज है कि इस विधि में जो होता है एक कोशिकीय जीव, यानी कि जो एक कोशिका जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है, ठीक है, ऐसे जीव भी हैं जैसे अमीबा में एक कोशिका होती है, ये एक कोशिकीय जीव है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे एक अमीबा जो है इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, लेकिन ये प्रत्येक एक नए जीव का निर्माण लेगा, ये अलग एक अलग, यानी कि 2 हो गए, ठीक है। तो यही होता है आपका द्विखंडन। इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव है वो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और बहुखंडन में आपको क्या कहना है? देखो बहुखंडन में आपको बता देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। बहुखंडन में देखो बहुत इजी है, ये भी इसी प्रकार से है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक, इसमें भी एक कोशिकीय जीव है, उसमें भी एक कोशिकीय जीव, यानी कि बहुखंडन में जो होता है एक कोशिकीय जीव क्या होता है, अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। बहु मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुखंडन में जो एक कोशिकीय जीव होता है वो बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है, वही बहुखंडन कहलाता है। लेकिन प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करते हैं। आपको क्या कहना है कि बहुखंडन में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो बहुत खंडों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलता हूं, एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, ठीक है, याद रखना, मलेरिया परजीवी, ठीक है, ये है बहुखंडन का एग्जाम्पल। और आपको कहना है कि बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव कई सारे भागों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करते हैं।
यहां देखो अगला है अनुवांशिकता के जनक का नाम लिखो, यानी कि जो अनुवांशिकता है उसके जनक कौन है। तो अनुवांशिकता के जो जनक है वो है ग्रेगर जान मेंडल। कौन है? ग्रेगर जान मेंडल। अनुवांशिकता के जनक आपको पता चल गया, ग्रेगर जान मेंडल। ओके, यहां क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो ध्यान से। यह कह रहा है कि किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। जैसे कांच का एक अपवर्तनांक होता है, एक तरंगदैर्घ्य होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे प्रकाश के लिए अगर बैगनी रंग की बात की जाए तो इसका जो होता है अधिकतम होता है तथा लाल रंग का न्यूनतम होता है, यानी कि जो आपका अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग का अधिकतम तथा लाल रंग का न्यूनतम होता है। लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा रहेगा और बैगनी रंग का कम रहेगा। यहां से आपको दो चीजें कंप्लीट हुई, एक तो तरंगदैर्घ्य, एक अपवर्तनांक। अगर आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा जाए, यहां आपसे अपवर्तनांक पूछा गया है, लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाए, तरंगदैर्घ्य में आपको बताना है कि लाल रंग का ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, और ये जो बैगनी रंग है इसका कम होता है। लेकिन अगर अपवर्तनांक पूछा जाए तो बैगनी रंग का अधिक होता है तथा लाल रंग का कम होता है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है। अब देखो नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। देखो नेत्र की समंजन क्षमता, यहां पूरा कहने का अर्थ है कि जो नेत्र की क्षमता होती है, देखने की क्षमता, दूर वस्तु रखी है तो उसके देखने की क्षमता, नजदीक वस्तु रखी है तो उससे देखने की क्षमता, तो वही पूरा यहां आपको बताया गया है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। जैसे नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, चाहे निकट वस्तु रखी हो और चाहे दूर वस्तु रखी हो, उन्हें फोकसित करने का अर्थ है देख लेते हैं, देखना, फोकसित का मतलब है देखना, फोकस करना उस पर, तो वही होता है नेत्र की समंजन क्षमता। बस यही इतना कहना है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेती हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इजी है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपके लिए छोटा है पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूरा रिकॉर्ड तोड़ देता है यार आने का। ये देखो यहां आपको बताना है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले यहां एक फॉर्मूला है Q बराबर Ne, यहां से जो N है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और हमें यहां क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें N ज्ञात करना है। यानी कि हमें N ज्ञात करना है तो Q बराबर Ne है, तो N बराबर क्या होगा, या आपका देखो Q बटे E। Q का मान आपका कितना है, Q का मान है आपका 1, ये देख लो, एक कूलाम ये Q है, और बटे आपका E का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर मैंने देखो इस जो 10 की घात -19 को मैंने ऊपर ले गया तो ये 10 की घात +19 बन गई, तो यहाँ 10 की घात +19 बन गई, और यहाँ मैंने पॉइंट को हटाया, यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 10 बटे 16, और जब मैंने 16 में 10 को भाग दिया तो आपका इतना आया, और ये 10 की घात 18 कैसे हो गई, क्योंकि जब आप इसमें भाग दोगे तो ये 0.625 आएंगे, और एक जब आप लोग इसको इधर करोगे तो आपका ये 6.25 हो जाएंगे, और 10 की घात 18 बचेगा इलेक्ट्रॉन। बस इतना भाई इजी है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे, थोड़ा सा अगर अपना माइंड लगाओगे तो फिर समझ जाओगे, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो वो बल है F बराबर IVL sin थीटा। तो यहां से मैंने आपको 12 जो है ये भाई नोट कर लेना, F बराबर IVL sin थीटा, यही है आपका सूत्र IVL sin थीटा। यहां से I का मान दे देगा, B का मान दे देगा, और साइन थीटा यानी कि साइन का मान दे देगा, फिर आपका हो जाएगा। तो यहां से 12 हमने वेरी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय को भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब बारी है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की और आपका लघुत्तरीय प्रश्नों की। अब आपके सामने आ चुका है लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP लघुत्तरीय प्रश्न है, और अभी आपके सामने आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहां पहला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। देखो मैंने फुल चैप्टर इन वन वीडियो में बनाया है, मतलब एक चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण एक वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने इस पहले ही चैप्टर में पढ़ाया ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना। ये पहला इंपॉर्टेंट आपका लघुत्तरीय प्रश्न है।
दूसरा आपका संचारण तथा विकृत ग्रंथिता से आप क्या समझते हो, यानी कि जो संचारण है और विकृत ग्रंथिता से आप क्या समझते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। उसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, मैं आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा। उसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लाइक इस पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे 14 के 14 चैप्टर पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हो। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे लवण आपका है वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, लेकिन ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा। तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्ध बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए इसकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निस्तापन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। यानी कि जो निस्तापन होता है उससे आप क्या समझते हो, उदाहरण देना है। और साथ में आपको एक और तैयार करना है, भर्जन, यानी कि भर्जन और निस्तापन आप जरूर तैयार कर लेना। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया है, एक तो मैंने बता दिया भर्जन और दूसरा आपको निस्तापन तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु में मिल जाएगा, मैंने फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये मैं आपको आईयूपीएससी नेम पढ़ा रहा था, तो पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पूरा डिस्कस किया था, उसमें कोई कमी नहीं था। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में समझ जाओगे, या फिर आप हमारा 4th फुल चैप्टर इन 1 वीडियो देखो। 4th चैप्टर जो आपका कार्बन तथा उनके यौगिक है, आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप वहां प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो आप सर्च कर लेना कार्बन तथा उनके यौगिक बाय श्रवण लेक्चरर, या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बाय श्रवण लेक्चरर। आपको हमारा फुल चैप्टर इन 1 वीडियो वाला वीडियो मिल जाएगा, सबसे ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण से आप क्या समझते हो, यानी कि जो साबुनीकरण अभिक्रिया उससे आप क्या समझते हो, पूरा साबुनीकरण के बारे में बताना है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम की व्याख्या करो। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उनके नियम की व्याख्या करना है, केवल नियम बताना है, पूरा व्याख्या कर देना है। जैसा मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम था उन सब की आपको व्याख्या करना है, ओके। फिर यहां आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। जो रुधिर है तथा लसिका में आपका क्या अंतर है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धमनी तथा सिरा से में अंतर। अभी मैंने इसे जल्द ही यानी कि कल ही पढ़ाया था, धमनी तथा सिरा में अंतर, और बहुत अच्छे से बताया था। 4 अंतर बताए थे, और आप लोगों ने अगर कंप्लीट किया होगा तो फिर आपका कंप्लीट होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किया होगा तो फिर नहीं कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आके आया है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि होने वाले हानियां तथा बचाव का संक्षेप में वर्णन करो। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि की हानियां है उसका भी वर्णन करना है, और इससे कैसे बचा जा सकता है इसे भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण तथा परपरागण और आपका धमनी तथा सिरा और दूधी तथा लसिका में अंतर, ये 3 अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 आप जरूर तैयार कर लेना, ओके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर। ये आपका चौथा अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका वैसे आपका परिभाषा है, अंतर नहीं है, परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। तो वैसे आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो आपका प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, 2 नियम लिखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो, उनके दोनों नियमों की व्याख्या करना है, ओके। और आप साथ में सारे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, ये जो आपका निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों के बारे में आपको समझाना है, पूरी व्याख्या करनी है, कारण क्या है, निवारण कैसे करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, मात्रक भी लिखिए। यानी कि जो प्रतिरोध होता है उससे आप क्या समझते हो, इसका मात्रक भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखो। यानी कि जो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। तो यहां से 17 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो चुके हैं। अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में कोई पीछे नहीं कर पाएगा, और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारे पूरे बुक का निचोड़ है, यानी कि पूरे बुक का निचोड़ है। इससे ज्यादा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं तैयार करना है। इतना अगर आप तैयार करके जाओगे तो फिर आप फुल मार्क जरूर अचीव कर लोगे, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो ये है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न।
अब आपको महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बता दूं, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, अगर आप जितना बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करके जाओगे तो फिर आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इतना आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर कंप्लीट करके जाना है। ये सारे प्रश्न अगर आप कंप्लीट कर लोगे, थोड़ा मेहनत कर लोगे, तो आप लोगों का समझो सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाओ। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, लाइक इस रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उनके जो प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारे अभिक्रियाएं समझानी है। और ऑलरेडी सारे अभिक्रियाएं पढ़ाई गई हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा रासायनिक नाम, अणुसूत्र क्या है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण तथा उपयोग लिखिए। भाई बहुत ज्यादा पूछ लिया। यानी कि बेकिंग सोडा जो बनाया जाता है उसके आपके रासायनिक नाम, कैसे बनाया जाता है, उसका अणुसूत्र भी लिखना है, रासायनिक गुण भी लिखना है, भौतिक गुण भी लिखना है और उपयोग, बहुत सारी चीजें लिखनी है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आप सर्च कर लेना बेकिंग सोडा कैसे बनाए बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला पूरा चैप्टर देखोगे, फुल चैप्टर इन वन वीडियो, तो आपको ये वाला प्रश्न आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण भी दीजिए। यानी कि जो अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग लिखो। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी अभी जल्द ही पढ़ाया गया है, ओनली 1 से 2 दिन पहले। तो अगर आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में नहीं जानते हो तो आप जरूर सर्च कर लो, श्रवण लेक्चरर आपको पढ़ाया गया है श्रवण लेक्चरर चैनल पर। तो आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी बाय श्रवण लेक्चरर सर्च कर लेना, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है अब की बार केमिस्ट्री में। तो यार तैयार करके जाना, क्योंकि आपको इतना तैयार करके जाना है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो कि हम 90 नहीं 95% भी लाएंगे। तभी आपका ये कॉन्फिडेंस सब टूट जाएगा तो फिर आप नहीं आगे जा पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस बनाए रखो, हमारे साथ पढ़ते रहो, जितना क्वेश्चंस कहता हूं उसे तैयार करते रहो, फिर आप देखो जादू कैसे आप लोग टॉपर बनते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन तथा उपयोग लिखो। यानी कि जो आपका मिश्र धातु है उसे किसे कहते हैं और कॉपर के जो 2 प्रमुख मिश्र धातुएं हैं उनका नाम और संगठन मतलब होता है उसमें कौन कौन सी धातुएं मिली हुई हैं। लाइक वो मिश्र धातु कैसे हुआ, उनमें 2 चीजें मिलती हैं तो वो कैसे, कितना % है, ये सारी चीजें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि किडवन द्वारा एथेनॉल के निर्माण का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो किडवन द्वारा एथेनॉल का निर्माण है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। यानी कि एस्टरीकरण ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी जरूर तैयार कर लेना, जो एस्टरीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उनकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। पूरी विशेषताएं मैंने 8 से 10 विशेषताएं बताई हैं और आप सर्च कर लेना दीर्घाकार आवर्त सारणी बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, चित्र सहित सभी भागों का वर्णन करो। यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है, चित्र आपको विशेष है। बहुत सारे बच्चे चित्र नहीं बना पाते हैं, तो यही तो गलती है, इसमें आपके 2-3 मार्क कट जाते हैं। क्योंकि चित्र एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसे नहीं बनाओगे तो फिर आपको मार्क नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम। क्योंकि चित्र के द्वारा एग्जाम बहुत ज्यादा समझ जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, क्योंकि चित्र एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप बना दोगे तो हाँ एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने मेहनत की है और इन्हें फुल मार्क देना चाहिए। तो यहां से आपको पूरा समझ में आ गया। उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो, मनुष्य के उत्सर्जीय अंग के नाम लिखिए, वृक्क का कार्य लिखिए। ये भी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है और चित्र के साथ आपको पढ़ाया गया है। चित्र इसका बहुत इजी है, बनाना भी बताया गया है। पाचन तंत्र कैसे बनाए, श्वसन तंत्र कैसे बनाए, उत्सर्जन तंत्र कैसे बनाए बाय श्रवण लेक्चरर, आप ऐसे लिख दो, हमारा पूरा आपको वीडियोज मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जनन किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से नर अथवा मादा जनन। यानी कि आपको किसी एक का बताना है, नर अथवा मादा जनन तंत्र के बारे में किसी एक के बारे में बताना है। ओके,
यहां से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, अब की बार इसे जरूर याद रखना कि मंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करो। जो आपके मंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है, जो आपका प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपीहमन का नियम और आपका जो है पृथक्करण का नियम, ये तीनों नियम आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है बोर्ड एग्जाम में आने का, और बच्चे इन सारी चीजों को मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। ये बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण दीजिए, उदाहरण सहित समझाना है डार्विन वाला। 13 है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इससे भी एक और भी महत्वपूर्ण, ये फिर आपका फिजिक्स का ये सबसे महत्वपूर्ण है, फिर आपका मानव नेत्र है। ओके, कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ खींचकर कीजिए। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, अभी जल्द ही पढ़ाया है कि ओम का नियम क्या है, उसका बढ़िया से आरेख खींचकर सत्यापन भी कराया गया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन जोड़े गए प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, यानी कि जो आपका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये आई होप कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न में भी बताया गया है, तो इसे आप चाहे लघु में तैयार कर लो चाहे दीर्घ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख बनाकर इस सिद्धांत तथा क्रिया विधि का वर्णन करो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका विद्युत मोटर है, और विद्युत जनित्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने आपको 19 सबसे महत्वपूर्ण आपका लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया, 19, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस 19 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, और जितना लघु उत्तरीय प्रश्न बताया गया है अगर उसे आप तैयार कर लेते हो तो उससे ज्यादा नहीं आएगा। और आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय, सारे प्रश्न आपको लोगों को बता दिया गया है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ऐसे ही हम ऑल सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कम से कम आप 5000 लाइक इस वीडियो को, 5K यानी कि 5000 लाइक पहुंचाओ, 5000 लाइक, फिर हम आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग लाइक कर देना, वैसे आप लोग लाइक नहीं करोगे फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमारे साथ मेहनत करो, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन वीडियोज को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, चैनल पर नया आया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि भाई मैं आपको पढ़ाता हूं, कुछ ना कुछ आप लोगों को देता हूं, कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करता हूं कि हमारा स्टूडेंट आगे चलकर टॉपर बने, अच्छे मतलब नौकरियां पाएं। क्योंकि अगर आप आज आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो फिर आगे चलकर आप भी बहुत अच्छे पोस्ट पर जाओगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वीडियो में मैंने आपको सारे जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।